हाँ, हेलो। तो हम लोगों ने जो है लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा अबाउट द मैग्नेटिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, लैंजोआ थ्योरी देखा पैरामैग्नेटिज्म के लिए, ओएस थ्योरी देखा लास्ट लेक्चर में अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि एक क्लासिकल थ्योरी है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, दे हैव ए वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ एप्लीकेशन। बहुत एप्लीकेशन है इसके। तुम्हारा जो ऑर्डिनरी कोई एक चुंबक होता है, जो मैग्नेट होता है, वो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और भी कई तरह के फेरोमैग्नेट्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो ये फेरोमैग्नेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेट्स एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फेरोमैग्नेट्स। तो इसमें जो है, जब हम लोग फेरोमैग्नेट्स पढ़ते हैं तो फेरोमैग्नेट्स में एक मटेरियल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेट। ये एंटी फेरोमैग्नेट क्या होता है? एंटी मतलब होता है अपोज करना, ठीक है। तो ये जो एंटी फेरोमैग्नेट है, ये एंटी फेरोमैग्नेट ये एक टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है दैट इज ऑफ ए डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड का मतलब है, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन होता है, उसमें सभी डाइपोल जो है एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, इसको हम लोग ऑर्डरिंग कहते हैं। ऑर्डरिंग जो है, ऑर्डरिंग का मतलब मटेरियल साइंस या सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें एक इसका सेंस होता है। तो इसको हम लोग ऑर्डरिंग कहते हैं। ऑर्डरिंग माने होता है सिंपल, अभी इस लेवल पे समझ लो, इट इज अरेंजमेंट। किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज्ड है, किस तरह के से डाइपोल्स अरेंज्ड है, किस तरह से जो है तुम्हारा उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है कैसे अरेंज्ड है। एंटीफेरोमैग्नेट्स में डाइपोल्स जो होते हैं उनकी इक्वल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन आस जो एडजेसेंट डाइपोल्स है, मैंने एक डाइपोल उसके बगल वाला डाइपोल, इनका जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है। तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट इज देयर इज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, but still it is a ferromagnet. In this type of magnetism, the adjacent dipoles point in opposite direction. एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, opposite direction, and thus there is a net zero magnetization. एक नेट मैग्नेटाइजेशन जो उसमें होता है वो जीरो होता है, ठीक। तो इसमें जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा वो हमारा जीरो होगा। तो सिचुएशन जो है कुछ इस प्रकार का है। दिस इज द सिचुएशन। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। दे आर मोस्टली जो है ये क्रोमियम और मैंगनीज ऑक्साइड। क्रोमियम एंड मैंगनीज ऑक्साइड आर द well-known examples of anti-ferromagnets. ये एंटी फेरोमैग्नेट्स का वेल नोन एग्जाम्पल है, ठीक है। क्रोमियम एंड मैंगनीज ऑक्साइड। तो इसमें इस तरह का ओरिएंटेशन होता है, इसको हम लोग ऑर्डरिंग कहते हैं। ऑर्डरिंग माने होता है अरेंजमेंट, की किस प्रकार से जो है तुम्हारे डाइपोल्स हो चाहे पार्टिकल्स हो, ये अरेंज्ड है। इसी ऑर्डरिंग के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ये डिफाइन किए जाते हैं। ये एक तरह का एंटी ये मैग्नेटिज्म है। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेट या फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास ऑफ मटेरियल्स है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा टाइप है मैग्नेटिज्म का।
because it has a great deal of application in the research area. रिसर्च में जो है इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है. ये एक खास तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक मेमोरीज, अभी हम लोग उस पे आएंगे, उसमें यूज होते हैं, उसको बनाने में यूज होते हैं. तो ये जो फेराइट्स इसको जनरली बोला जाता है, तो इसमें होता क्या है, फेरी मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक मोमेंट है एडजेसेंट आयंस का या एडजेसेंट जो भी पार्टिकल्स है, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं जिस भी कारण से हो, दे आर एंटी पैरेलल एंड ऑफ अनइक्वल स्ट्रेंथ. मैंने कुछ जो है ऊपर की ओर पॉइंट करते हैं, कुछ नीचे की ओर पॉइंट करते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ होता है, जो इसका जो एक एक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो अलग अलग होता है. इन दिस टाइप ऑफ materials or ferromagnets, this type of materials, the adjacent dipoles point in opposite direction. इनका डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होता है, लेकिन स्ट्रेंथ अलग अलग होता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना. डायरेक्शन, but their strengths are different. इनका जो स्ट्रेंथ है ये डिफरेंट है. ये कुछ इस प्रकार से देखो, यहाँ पे जो पॉइंट, इनका जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, लेकिन एक तीर का लेंथ जो है लंबा है, एक तीर का लेंथ छोटा है. द लेंथ ऑफ द एरोज, द लेंथ ऑफ द एरोज that denote the dipoles are different, which shows that their strengths are also different. इनका जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, इनका स्ट्रेंथ सेम नहीं है सभी डाइपोल्स. दिस इज अ सिग्निफिकेंट फीचर. इस तरह के मटेरियल्स को फेराइट्स बोला जाता है. ठीक है, they are called ferrites. और ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसमें रिसर्च में ये होता है कि ये जो पैरेलल डायरेक्शन है, इसमें फेरोमैग्नेटिज्म, यू हैव टू इंड्यूस फेरोमैग्नेटिज्म. तो इसमें डोपिंग की जाती है, जैसे सेमीकंडक्टर में डोपिंग होता है, इसमें भी डोपिंग किया जाता है टू ऑब्टेन मैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट at room temperature or at ambient conditions. ठीक, तो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ने मेमोरीज बनाए जाते हैं. हार्ड ड्राइव जो है, मैग्नेटिक मेमोरीज, इसका जो एक एग्जांपल है, जैसे Mn2 मैंगनीज फेराइट, Fe2O4, ये एक एग्जांपल है. कोबाल्ट फेराइट, बहुत ये नोन मटेरियल है, इस पर अभी भी काम चल रहा है. बिस्मथ फेराइट, ये तो और भी फेमस है, इसके ऊपर जो है पूरा काम होता है टू ऑब्टेन मैग्नेटिक इफेक्ट एट रूम टेम्परेचर. तो ये दो प्रकार के, ये फर्स्ट टू टाइप्स है हमारे मैग्नेटिक मटेरियल की. अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेट है, ये फेरोमैग्नेट के क्या क्या टाइप्स है. तो फेरोमैग्नेट को जनरली इन द मोस्ट कॉमन यूसेज, फेरोमैग्नेट्स को दो प्रकार में से एक्सप्लेन किया जाता है. वन इज सॉफ्ट, अनदर इज हार्ड. अब ये सॉफ्ट हार्ड का क्या मतलब है हम लोग यहाँ पे देखेंगे. द फेरोमैग्नेट्स आर क्लासिफाइड as of generally two types. One, soft ferromagnet. Second, hard ferromagnet. अब ये सॉफ्ट का क्या मतलब है और हार्ड का क्या मतलब है. सॉफ्ट मतलब ये नहीं कि तुम उसको जो है हाथ से छू के देखोगे तो वो तुमको सॉफ्ट लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं. ये सॉफ्टनेस जो और हार्डनेस जो है, दैट हैज टू बी डिफाइंड, दैट हैज ए
डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट में जो है इनका डेफिनेशन होता है, इनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो ये सॉफ्ट एंड हार्ड फेरोमैग्नेट्स पढ़ने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द टेस्टिंग और अबाउट द नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक कहने का मेरा सेंस ये है कि ये जो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड on the basis of the response of the ferromagnet in the presence of the external magnetic field, external magnetic field में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, कैसे बिहेव करता है, इसको जानने के बाद हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं, किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर बेसिकली होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं, दीज डाइपोल्स दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये डायरेक्ट फील्ड के डायरेक्शन में ये जो है अलाइन होते हैं। अब इनका जो अलाइनमेंट होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो रहे हैं। किस प्रकार से अलाइन हो रहे हैं, जब हम फील्ड का मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं हम इसको। कैसे होता है अपोजिट डायरेक्शन में बताएंगे। जब हम इसको जीरो कर देते हैं तब क्या होता है, जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो क्या होता है। तो ये जो सारा रिस्पॉन्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, it depends on the behavior of the dipoles inside the material. The response of the ferromagnetic material in the presence of an external magnetic field depends on the behavior of the dipoles। जो अंदर जो डाइपोल्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द डाइपोल्स इनसाइड द मटेरियल। ये कैसे जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये कैसे इफेक्ट हो रहे हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसको स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हम लोगों ने जो है तीन मैग्नेटिक वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, बी एच एंड एम। एम जो है मैग्नेटाइजेशन होता है, मींस द अलाइनमेंट और लाइनिंग अप ऑफ द डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बी जो इस अलाइनमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, एंड एच इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल in the presence of the external magnetic field is decided by the is studied using the three magnetic vectors पहला जो है H इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इसको बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, कई बार जो है H को लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बोल देते हैं। H द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ, कई सारे बुक्स में भी लिखा रहता है,
strength of external magnetic field. Next is B, the magnetic field developed due to the alignment of dipoles in the material, and 3M is the magnetization which is the dipole moment per unit वॉल्यूम। तो ये तीन मैग्नेटिक हमारे पास वेक्टर्स है एंड दे डिसाइड, इन्हीं के बेसिस पर जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तुम्हारा जो फेरोमैग्नेट है वो कैसे बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए जो है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक रिलेशंस को देख लेते हैं। बेसिक रिलेशन हमारे पास क्या क्या है? बेसिक रिलेशन है कि हमारा जो बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा फ्लक्स, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितना हम लोग फील्ड देते हैं वहां पर जो है जितना एच होता है उसके प्रोपोर्शनल बी होता है। द इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे जो है यू हैव दिस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। म्यू नॉट क्या है? इसको हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कितना आसानी से उस मटेरियल में जा रहे हैं। परमिएबिलिटी जैसे परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, ठीक है। अगर हम कोई और यहाँ पे म्यू नॉट जो है इट इज फॉर वैक्यूम। अगर हम कोई मटेरियल रखते हैं तो वहां पे जो है हमारा ये रिलेशन कुछ इस प्रकार का हो जाता है। दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम in the presence of a material body. The relation becomes, ये जो रिलेशन है ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है। यहाँ पे म्यू टी या म्यू आर जो है, म्यू आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे हम लोग डाइपोल्स में पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे म्यू आर जो है इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये म्यू जो है एम हो गया, तुम इसको समझ लेना, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो, दे आर प्योर नंबर्स, दे आर रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा अब जो बी हमारा बनता है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? बिकॉज देयर इज ए मैग्नेटाइजेशन इनसाइड, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटाइजेशन प्रोपोर्शनल होता है एच के। जितना हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे उतने डाइपोल्स अलाइन होंगे। सो यू हैव ए रिलेशन that is the relation of the three magnetic vectors। और ये रिलेशन जो है ये बताता है since the magnetic effects in the material are due to the alignment of dipoles inside the material, so the relation between the three magnetic vectors is पे जो है द टोटल फील्ड, ये जो तुम्हारा बी बन रहा है मैग्नेटिक मटेरियल में, इट इज ड्यू टू एच, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं, एंड द मैग्नेटाइजेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जो है बी को थोड़ा सा बी को एक्सक्लूड कर दे तो हमारे पास एक एम और एच का भी रिलेशन होता है।
उसकी डेरिवेशन में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी इसको हम जो पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। तो यहाँ पे अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर बनता है या जो मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब ये एच के साथ वैरी करता है। ठीक है, इट वैरीज विथ एच। कैसे वैरी करता है, इसके लिए जो है हमारे पास एक टूल होता है या ग्राफिकल एनालिसिस होता है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक field developed due to magnetization एक्सप्लेनेशन दोनों का लगभग एक ही प्रकार का है। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग मैग्नेटिज्म में ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो है बी एच कर्व जो है तुम्हारा, बी एच कर्व बताता है कि हाउ द क्वांटिटी बी वैरीज विथ एच। ये जो है ग्राफिकली शो करता है। द बी एच कर्व is या shows how B varies with H। H के साथ ये कैसे वैरी करता है। H को हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्या क्या फिनोमेना इसमें होगा। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड आता है हिस्टेरिसिस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिस्टेरिसिस जो है, हिस्टेरिसिस का मतलब है एक तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर भी कह सकते हैं। हिस्टेरिसिस का जनरली मतलब होता है लैग या डिले, पीछे छूट जाना। ठीक है, पीछे छूट जाने का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक इफेक्ट डाल रहे हैं तो उस बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो उस एक्सटर्नल फैक्टर के साथ साथ ना होकर के उसके पीछे हो रहा है। जैसे हमने ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में तुमको बताया, फेज लैग एंड फेज लीड, ये कुछ उसी तरह का। हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तुरंत जो है हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि डाइपोल्स जो है तुरंत अलाइन होंगे, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड बी, और जैसे ही हम एच को चेंज करेंगे बी जो है तुरंत उस चेंज को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे फॉलो अप नहीं होता, इसी को लैग और डिले कहते हैं। ठीक है, द लूप द ग्राफ is called BH curve or hysteresis loop। हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है, इसको हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरिसिस का जो मतलब है वो क्या है, लैग और डिले। क्या लैग का क्या मतलब होता है अभी बता रहे हैं। हिस्टेरिसिस means lag or delay. This implies that the response of the ferromagnet या ferromagnetic material does not follow the external मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, होना क्या चाहिए, एज सुन एज जैसे हमने ऑन किया सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाए फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजेशन हो जाए। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया सारे डाइपोल्स फिर जो है रैंडम हो जाए, जो कुछ भी होता है, और बी जो है वो तुरंत जीरो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बी का जो वेरिएशन है इट डज नॉट फॉलो द चेंज इन एच। फॉर एग्जाम्पल, if we switch on the external magnetic field H, then तब होता क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है,
एक्सपेक्टेशन हमारा कह रहा है then expected the dipoles will immediately align in the direction of field or H, and as soon as the H is zero, the dipoles will again become random. ये होना चाहिए, दिस इज द एक्सपेक्टेड, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो रहा। हो क्या रहा है? ऑब्जर्व इफेक्ट B lags behind H. The dipoles do not follow the variation of H. In other words, the magnetic flux B lags behind the H के पीछे ये चलता है। हमने जब H को जीरो किया, ये तुरंत B जो है जीरो नहीं हुआ, इसको जीरो होने में कुछ समय लगा। दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस बोलते हैं। लैगिंग बिहाइंड, एक वर्ड आता है हिस्टीरिया, ये भी इसी तरह का है। आदमी प्रेजेंट में ना रह के पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि कोई एक्सटर्नल पैरामीटर है, उस एक्सटर्नल पैरामीटर पर जो मटेरियल या जो सिस्टम का जो बिहेवियर है दैट इज एम्बिगियस माने कंफ्यूजिंग। और इसमें एक और चीज आता है कि वो जिस मटेरियल पे हम इफेक्ट कर रहे हैं, जिस मटेरियल पे हम एक्सटर्नल इफेक्ट डाल रहे हैं, उसका जो एक हिस्ट्री है, उसका जो पास्ट है। मैंने तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, तुमने उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इससे पहले मैग्नेटाइज किया गया था कि नहीं, उसको उसके पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था कि नहीं, रखा गया था तो कितने समय तक रखा गया था। दिस इज कॉल्ड द हिस्ट्री। In the ferromagnets, the history of the material is also an important parameter. It is to be considered that the ferromagnet that is put in an external field had some history of magnetization or not. मैंने ये इससे पहले भी मैग्नेटाइज किया गया था कि नहीं किया गया था, इस पर भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वी हैव टू क्वांटिटीज B एंड H, और हम अगर इस B और H के बीच में एक कर्व खींचे तो हमको कुछ एक कर्व इस प्रकार का मिलेगा, जिसका जो एक्सप्लेनेशन है, जिसमें जो टर्म्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमको कर्व कैसा मिलता है, लेट अस सी द कर्व। The BH curve or the hysteresis लूप, ये जो है पहला ही वर्ड, इसमें एक लूप आ रहा है। लूप माने होता है क्लोज्ड शेप का होता है। तो ये जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। लेट मी अरेंज द डायग्राम। ये इस तरह का होता है। दिस इज द हिस्टेरिसिस कर्व।
तो ये क्लोज्ड कर्व बना रहा है, इसलिए इसको लूप बोलते हैं। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बीएच कर्व, कि ये बीएच कर्व या हिस्टेरिसिस लूप जो है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले समझो इसको, फिर हम लिखेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें तुम्हारा वाई एक्सिस पे जो है, ये वाई एक्सिस पे बी है और एक्स एक्सिस पे एच है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये फेरोमैग्नेटिक है, हम लोग पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम रिविजिट करा दें। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है कि इसमें जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है ये डोमेन्स में होते हैं। डोमेन्स के अंदर ये अलाइंड होते हैं और एक एक डोमेन एक दूसरे के एस्पेक्ट में रैंडमली अलाइन होता है जब मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट डालते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे डोमेन्स जो है with a large number of dipoles inside them, they align in the direction of the field and there is a strong magnetic effect. ये फेरोमैग्नेटिज्म जो है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कल ही हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो दिस इज ऑल हैपनिंग अबाउट इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब ये जो तुम्हारा ग्राफ है, इसको हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट वाइज तुमको दिखाए। ये तुम्हारा पूरा ग्राफ, ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको पार्ट वाइज दिखाने की। पार्ट वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे जो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, B जो है इट इज रिलेटेड टू M, M इज इक्वल टू काई H एंड B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। तो यहाँ पे जो है y एक्सिस पे हम यहाँ पे M भी रखा गया। M इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन M के कारण ही B होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ए पार्ट वाइज मैनर। इसको जो है पार्ट बाय पार्ट समझते हैं। ये जो पार्ट है, टू अंडरस्टैंड द ग्राफ या लूप, वी विल ट्राई टू सी इट इन पार्ट्स। इसको हम जो है पार्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं। ये पहला पार्ट ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट। अब देखो इसमें क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। तुमको ये बहुत कोई कठिन चीज नहीं है, समझ में आ जाएगा इफ यू नो द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन है, ठीक है। इससे बेसिकली होता क्या है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर देते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन तुरंत जीरो नहीं हो जाता है। और इसको जीरो करने के लिए जो है व्हाट वी रिक्वायर, is to drive back the field in the opposite direction. ये इंपॉर्टेंट चीज है। In the hysteresis occurs as the magnetization, या इसको ऐसे लिखें, when a ferromagnet is magnetized in one direction, then the magnetic dipoles align in the direction of field. ये जो है फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। Thus there is a magnetization M एक मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये बन गया मैग्नेटाइजेशन। When the H
is made equal to zero, then तो एक्सपेक्टेड हमारा ये होना चाहिए m शुड बी जीरो, लेकिन ये m जो है ये जीरो नहीं हो रहा, but the magnetization m is not zero when h is zero. h को जो है अगर हम जीरो कर दें ये तुरंत जीरो नहीं होता. दिस इज हिस्टेरिसिस. इसी को हम लोग हिस्टेरिसिस बोलते हैं. होना ये चाहिए कि जैसे ही हमने h को जीरो किया m भी जो है हमारा जीरो हो गया. ठीक है, दिस इज हिस्टेरिसिस. for m to become zero, m को जीरो करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? we have to reverse the direction of h के डायरेक्शन को जो है हमको बदलना पड़ेगा, उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा, तब जाकर के m जीरो हो रहा है. ठीक है, तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस प्रकार का है कि हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो लूप बनेगा, इस प्रकार से जो वेरिएशन होगा h और m का, इट विल फॉर्म ए लूप, जिसको हम लोग हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं. अब इसमें हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है ये, यहां पर तुम इसका पहला पार्ट देख रहे हो. यहां पे क्या हो रहा है, दिस पार्ट, यहां पे हम लिख दे, ये जो पार्ट है ये बता रहा है दिस पार्ट shows the increase of m as h is increased. h को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो m भी इंक्रीज हो रहा है, ये वाला पार्ट बता रहा है. इसके अंदर देखो जो डाइपोल्स है, ये डाइपोल सब अलाइन हो रहे हैं डोमेन के अंदर, तो m जो है बन गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग. मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजिंग, मैंने डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं, एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब जब h को जीरो किया जा रहा है तो तुम्हारा m जो है इट इज नॉट बिकमिंग जीरो, तो तुरंत जीरो नहीं हो रहा. जैसे यहां पे देखो, इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, एक सेकेंड, नाउ सी दिस पार्ट, ये वाला जो, या ये उतना साफ नहीं आ रहा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करके देते हैं. ये जो पार्ट है यहाँ पे, तुम बड़े वाले डायग्राम से भी रिलेट कर सकते हो, चलो यहीं से बताते हैं. तो यहाँ पे देखो तुम्हारा h जो है ये जीरो से h एक पर्टिकुलर वैल्यू तक गया, तुम्हारा m जो है बढ़ता गया. जब h जीरो है, when h इज जीरो, m इज नॉट जीरो, m का एक फाइनाइट वैल्यू है y एक्सिस पे. दिस इज हिस्टेरिसिस. तो इसमें जो है एक्चुअली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, इसमें हो क्या रहा है कि जो रिट्रेसिबिलिटी है मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल में, मैग्नेटाइजेशन जो है इट इज नॉट फॉलोइंग द h को m फॉलो नहीं कर रहा है. वो जिस रास्ते से मैग्नेटाइज हो रहा है उसी रास्ते से या उसी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है. So there is a lack of retraceability of the magnetization curve. Basically,
the magnetization in the material is not zero at h equal to 0. h equal to 0 पर ये 0 नहीं है. So there is a lack of retraceability. मैंने इसको हम रिट्रेस नहीं कर पा रहे. हमारे पास रिट्रेस हम कैसे कर पाते कि अगर हम h बराबर 0 पर m बराबर 0 है, h बराबर इतना पे m का कुछ वेरिएशन है, तो हम इसको वापस एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ h से वापस हम 0 पे आ रहे हैं, h को 0 कर रहे हैं, लेकिन m 0 नहीं हो रहा है. तो ये जो लैक ऑफ रिट्रेसिबिलिटी है, retraceability is the hysteresis, and it occurs due to the domain. ये जो डोमेन्स है इनकी वजह से ये हिस्टेरेसिस होता है. ये जो एम एच को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये जो एम 0 नहीं हो रहा है when h is 0, दिस इज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द डोमेन्स. और डोमेन्स के अंदर क्या है? डाइपोल्स है. ठीक है. अब ये डाइपोल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों नहीं जो है ये 0 हो रहा है व्हेन h इज 0, और इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है इस ग्राफ के, दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट टर्म्स. एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, ये जो है हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक.